इस वीडियो के अंदर हम अल्कोहल के वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को डिस्कस करेंगे और ये जो डिस्कनेक्शन है ये हम दो तरीके से देखने वाले हैं। वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और वन टू कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जब हम अल्कोहल का वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो वहां से हमें दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप सिंथेसिस होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर पार्ट ए में होगा सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, बी के अंदर होगा सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसी तरीके से जब हम अल्कोहल का वन टू कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो वहां पर हमें सिंथेसिस देखने को मिलेगा अल्कोहल का और कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अब हम इन्हीं चारों टाइप को डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अल्कोहल के अंदर वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है हमारा वो है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अल्कोहल का सिंथेसिस करवाते हैं, लेकिन उसका सिंथेसिस करवाने से पहले हमें उसके ऊपर डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। काफी सारे अल्कोहल डिस्कनेक्शन के बाद में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसे हम टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं वो है एक अल्कोहल कंटेनिंग टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहा है और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसे हम नाम देते हैं कार्बन नंबर 1। और इस कार्बन नंबर 1 का जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो इसी डिसोसिएशन को या फिर इसी डिस्कनेक्शन को हम बोलते हैं वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो जब ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको दो तरीके की एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, जिन्हें हम बोलते हैं सिंथोन। यहाँ पर आपको एनायनिक सिंथोन देखने को मिल रहा है या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको कार्बोनाइन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। जनरली हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो वहां पर आपको मोस्टली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन तभी होगा जब ये कार्बन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो सिंथोन बनते हैं। ये वाला सिंथोन जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बना है, जो कि बहुत कॉमन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो इसे हम सिंपली सिंथोन बोलेंगे। लेकिन ये कार्बोकेटाइन जो कि सभी रिएक्शन के अंदर जनरली नहीं बनता, तो इस तरीके का जो सिंथोन होता है उसे हम बोलते हैं अम्पुलन सिंथोन। और अगर अम्पुलन सिंथोन के लिए आपको और ज्यादा अच्छे से समझना होगा तो आपके लिए एक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वीडियो बना रखी है, उसे आप जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पर जब ये दोनों सिंथोन बन जाते हैं तो ये दोनों सिंथोन ही अनस्टेबल होते हैं। अब इनको स्टेबल करने के लिए इन्हें ऐसे स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि स्टेबल हो और रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो इसलिए हम इस अम्पुलन सिंथोन को कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर और ये वाला जो नॉर्मल सिंथोन है ये कन्वर्ट होगा कीटोन ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पर आपको दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम जब हम इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करेंगे, यानी अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे। तो अल्कोहल का सिंथेसिस करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कीटोन, जो कि हमारा यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, और इसी के साथ में हम लेते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमें इस डिस्कनेक्शन के अंदर अम्पुलन सिंथोन से मिला था। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो इस तरीके से हम अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला जो कार्बन है, जो कि कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन के साथ में आपको दो फेनिल ग्रुप अटैच होते हुए दिखाई देंगे और साथ में आपको यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखाई देगा वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको सिंथोन मिलेंगे और सिंथोन के बाद में आपको इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर हम ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट एज ए रिएक्टेंट लेंगे, जिसके बाद में आपको फाइनली प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि हमारा डिस्कनेक्शन के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल था। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने अल्कोहल का वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देखा, जिसके बाद में हमने अल्कोहल का सिंथेसाइज किया। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस हम उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो ये जो कीटो ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। यानी कि हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारे लिए जो आगे की रिएक्शन है वो परफॉर्म करना ईजी हो जाए। और अगर आपको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो एक बार आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए।
तो यहाँ पर ये जो कीटो ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। और अब हम यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर क्या करेंगे, 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे, जिसके बाद में आपको यहाँ पर ये 2 सिंथोन देखने को मिलते हैं। इन 2 सिंथोन के बाद में आपको इसे चेंज करना पड़ेगा इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। और जब हम इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका हम करवाएंगे फिर से फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, जिसके बाद में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। फिर से हम इस मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको ये 2 तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। और इन दोनों सिंथोन से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला जो सिंथोन है ये बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो दूसरे वाला सिंथोन है ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अभी इस प्रोसेस के अंदर हमने कार्बोनिल ग्रुप का डिस्कनेक्शन देखा, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन है ये हम किससे करवा सकते हैं, इस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो अब हम इसी प्रोसेस का सिंथेसिस देखेंगे। तो इसे सिंथेसिस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, शुरू के अंदर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमारे यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट थी। हम इन दोनों का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको इस तरीके से हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो अल्कोहलिक कंपाउंड है इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो चुका है हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। अब हम फिर से इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में आपको यहाँ पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन किया है। तो ये बात हुई हमारे 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, जो कि हमने अल्कोहल के अंदर देखा। अब हम बात करेंगे 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। तो जब हम 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करके अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल के सिंथेसिस के लिए हम 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर इपोक्साइड रूट है वो यूज करेंगे। अब इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। इस एग्जांपल के अंदर हमने ये लिया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को हम बोलेंगे कार्बन नंबर 1, और इस कार्बन के साथ में जो आपको ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे कार्बन नंबर 2। ये वाला भी आपको कार्बन नंबर 2 ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। तो हम यहाँ पर 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम ये वाला बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, जिसके बाद में हमें यहाँ पर 2 तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। एक ये वाला सिंथोन होगा और एक ये वाला सिंथोन होगा। यहाँ पर आपको केटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में सिंथोन देखने को मिल रहे हैं, जो कि अनस्टेबल होते हैं। अब इनको स्टेबल करने के लिए हमें इनको ऐसे स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आगे जाके जब हम इनका सिंथेसिस करवाएं तो अच्छे से सिंथेसाइज हो सके। तो इस पर्टिकुलर सिंथोन से हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस सिंथोन से हम बनाएंगे इपोक्साइड रिंग। तो यहाँ पर ये जो इपोक्साइड रिंग और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बाद में यूज होंगे जब हम अल्कोहल का सिंथेसिस करवाएंगे, वहां पर ये दोनों एज ए रिएक्टेंट यूज होंगे। तो अब हम इसका सिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो सिंथेसिस के अंदर हम लेते हैं इपोक्साइड रिंग, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये जाकर अटैक कर देगा। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और फिर हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल था। तो इस तरीके से हम करवाते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल जब हम 1 2 डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं। इसके बाद में हमारा जो फाइनल पॉइंट आता है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसाइज करेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। यहाँ पर ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसे हम बोलेंगे कार्बन नंबर 1, और इसके बाद में ये है कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पर जब हम 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर हमें ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपको ये 2 तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों सिंथोन को जब हम इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये दोनों तरीके के रिएजेंट देखने को मिलते हैं। अब हम इन दोनों रिएजेंट का यूज करेंगे जब हमें वापस से इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना हो। अब हम इसकी सिंथेसिस प्रोसेस देखते हैं। तो इसकी सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम ये इपोक्साइड रिंग लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारी एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट थी। तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर एज ए रिएक्टेंट, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और साथ में इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जिसके बाद में आपको इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है वो एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाते टाइम क्या था, यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल था। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हमारी एमएससी की एक नई यूनिट शुरू होती है जिसका नाम है 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस।
तो इस वीडियो के अंदर हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन-कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होते हैं। इसी के साथ में हम इसके एनायनिक सिंथोन के रिएजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर आपको काफी सारे कार्बन-कार्बन बॉन्ड दिखाई देंगे। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान भी काफी सारे कार्बन-कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसे हम किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके अंदर जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ये वैसा ही है जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले वीडियो के अंदर कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रिएजेंट की, तो यहाँ पर जो रिएजेंट अवेलेबल होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी आपको देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की, तो वो सिंपल आपको सिंथोन देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक कार्बन देखने को मिलता है, वो सिंपल सिंथोन नहीं होता, उसे हम बोलेंगे अम्पोलन सिंथोन। अब ये अम्पोलन सिंथोन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आप मेरी जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी वाली वीडियो है उसे देखिए। उसको देखने के बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो अम्पोलन सिंथोन है ये क्या होते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये बात हुई वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट आता है 1,1 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। इसके अंदर हम एक टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे। इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहाँ पर सेंटर के अंदर कार्बन दिखाई दे रहा है, जो कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में अटैच है। और इस कार्बन के साथ में आपको डिफरेंट तरीके के एल्काइल ग्रुप भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कार्बन जिसके साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है, उसे हम नाम देंगे कार्बन नंबर 1, यानी कि हम इसे 1 नंबरिंग देंगे। और इसी कार्बन 1 से आपको बाकी सारे जो एल्किल चेन है वो भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करवाएं, तो इसके डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम ये वाला कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी इस कार्बन से लगा हुआ है, जो कि कार्बन नंबर 1 है, और हमने जो डिस्कनेक्शन किया है वो भी इसी कार्बन के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन किया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर नाम दिया है 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो ये जो 1,1 कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पर डिस्कनेक्शन होगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो इस R पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपको कार्बन दिखाई देगा जिसे हमने कार्बन नंबर 1 बोला था, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन दिखाई देंगे। अब ये जो सिंथोन होते हैं ये स्टेबल नहीं होते। इन्हें स्टेबल करने के लिए क्या है, हमें इन्हें किसी रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस पर्टिकुलर सिंथोन को कन्वर्ट करते हैं कीटोनिक ग्रुप के अंदर, और इस अम्पोलन सिंथोन को कन्वर्ट करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो अब जब हमने इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन कर लिया है, इसके बाद में अगर हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए करेंगे। यानी कि हम ये जो दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इन दोनों का यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर। सिंथेसिस के अंदर हमने इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज किया है। पर आपको कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो ये R ग्रुप है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये जो R है ये जाकर इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैच हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। जब इस तरीके से रिएक्शन होगी उसके बाद में हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये वही प्रोडक्ट है जो कि हमने यहाँ पर एज अ टारगेट मॉलिक्यूल यूज किया था। तो ये था एग्जाम्पल 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा कि 1,1 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो है 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पर भी हम लेते हैं एक टारगेट मॉलिक्यूल, और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा जिसके साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इसी के साथ में आपको कुछ और एल्किल चैन भी दिखाई दे रही होगी। अब ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये है कार्बन नंबर 2, और इस कार्बन नंबर 2 का जो बॉन्ड है उसे हम इस रिएक्शन के अंदर डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दिया है 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन।
तो जब हम यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब ये जो दोनों सिंथोन है वो अनस्टेबल होते हैं और अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो इन दोनों सिंथोन के लिए हम जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दोनों का यूज करेंगे जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करवाना हो। तो अभी हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये इपॉक्साइड रिंग और यहाँ पर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। यहाँ पर भी हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर ये है कार्बन नंबर 1 जिसके साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पर जो हम बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे वो इस कार्बन नंबर 3 के बॉन्ड का होगा, यानी कि जो 3 नंबर कार्बन है इसके बॉन्ड का डिस्कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद में हमारे पास इस तरीके के 2 सिंथोन का फॉर्मेशन होगा। और इन 2 सिंथोन के रिस्पेक्टिव जो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे वो ये 2 तरीके के होंगे। तो यहाँ पर आपको ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का क्या करेंगे, जब हम सिंथेसिस करेंगे वहां पर इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं इसका सिंथेसिस। तो इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हमने यहाँ पर यूज किया है एज ए रिएक्टेंट। तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस के अंदर रिएक्शन करके इस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके बाद में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हमारे पास इस सिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा वो टारगेट मॉलिक्यूल होगा जिसका हमने डिस्कनेक्शन करवाया था। तो ये था एग्जाम्पल 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन का। तो आई होप आपको इन सभी एग्जाम्पल से इजीली समझ आ गया होगा कि 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की जो कि है रिएजेंट फॉर एनायनिक सिंथोन। यहाँ पर हम बात करेंगे एनायनिक सिंथोन की। आपको पता है जो कैटायनिक सिंथोन होता है वो सिंपली आपको रिएक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो एनायनिक सिंथोन होता है वो आपको रिएक्शन के अंदर सिंपली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आयन बनने के लिए इस कार्बन को किसी ना किसी ऐसे एटम के साथ में अटैच होना पड़ता है जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे कि मेटल। तो अगर हमें यहाँ पर कार्बन आयन को जनरेट करना है तो उसके साथ में मेटल अटैच होना चाहिए। तो इसी के एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये सभी तरीके के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो कार्बन है वो एनायनिक फॉर्म में होता है और जो मेटल होता है वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो जहां भी हमें एनायनिक सिंथोन या फिर जो कार्बन आयनिक सिंथोन देखने को मिलेगा वहां पर हम ये सभी रिएजेंट यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को लेकर 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, जिसके अंदर हम 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसाइज करना होगा तो हम यहाँ पर 2 तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच। तो इन दोनों मेथड से हम कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन का हम बॉन्ड डिसोसिएट करवाएंगे उसी कार्बन के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है कीटोन और इसका हम करवा रहे हैं 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जब यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, जिसे हम सिंथोन बोलते हैं। और इन सिंथोन को जब हम रिप्लेस करते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट से तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एसिल हैलाइड और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा R2CD, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। कैडमियम के अलावा आप यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज कर सकते हो वो है जिंक का और कॉपर लिथियम का। तो आप इस तरीके के रिएजेंट यूज कर सकते हो इस अम्पोलन सिंथोन के लिए। लेकिन हम यहाँ पर मेनली लेते हैं R2CD, क्योंकि यहाँ पर जो कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो बिहेव करता है एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, तो वो हमने यहाँ पर यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं RMX और RLI से, वो क्या करते हैं, वो 2 बार रिएक्ट करते हैं, यानी वो 2 बार अटैक करेंगे और उसके बाद में हमें देंगे अल्कोहल।
क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो 2 बार रिएक्ट करते हैं और हमें अल्कोहल देते हैं, जबकि हमें हमारी रिएक्शन के लिए अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता। तो इसी वजह से हम यहाँ पर यूज करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है R2CD, यानी कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अब जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे एसिल हैलाइड। तो इस सिंथेसिस के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर होता है एसिल हैलाइड। इस एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है R2CD, यानी कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो कार्बन होता है और ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कैडमियम का, ये जाकर अटैक करता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये वापस यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस रिएक्शन का, वो आपको देखने को मिलेगा कीटोन। तो हमने यहाँ पर एसिल हैलाइड और ऑर्गेनोमेटेलिक जो कि बिहेव करता है एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की हेल्प से हमने सिंथेसाइज किया है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो हमने यहाँ पर जो कैडमियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बोला था उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न के अंदर भी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं इस सिंथोन के लिए, जिसे हम अम्पोलन सिंथोन बोलते हैं, तो हमें वहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अल्कोहल। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आगे इसके टोन से रिएक्ट कर लेता है और हमें देता है अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए था कीटोन। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज ना करके हमने यहाँ पर लिया है कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि एक अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो ये था हमारा 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। अगर इस डिस्कनेक्शन के ऊपर हम लॉजिकल अप्रोच अप्लाई करें कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, तो यहाँ पर जब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड का इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में जो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेंगे, उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज जब हम सिंथेसाइज के अंदर करते हैं तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलना चाहिए, तो वहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए कि जो इनोल या फिर जो इनोलेट आयन है उसके साथ में एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है और वहां पर एल्काइलेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसके बाद में आपको कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम सिंथेसिस के दौरान देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जो इस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी एल्काइलेटेड हो सकता है। यानी कि जो ये इनोलेट आयन है ये आगे रिएक्शन कर सकता है स्टार्टिंग मटेरियल से और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देगा कीटोन, ना कि एल्किल हैलाइड, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था एल्किल हैलाइड। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एस्टर ग्रुप आता है, यानी कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होता है एटम का, वहां पर एस्टर ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें सक्सेसफुली एल्काइलेशन करवाना है एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर तो हमें वहां पर एस्टर का यूज करना पड़ेगा अल्फा कार्बन एटम पर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इनोलेट एनायन है वो स्टेबलाइज हो जाता है इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, जो कि है एस्टर। क्योंकि वो इनोलेट आयन क्या करता है, इस एस्टर ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग मटेरियल से रिएक्ट नहीं कर पाता और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। तो ये है इनोलेट, और ये जो इनोलेट होता है ये काफी रिएक्टिव होता है, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्ट नहीं करवाना, इसकी जो रिएक्टिविटी है उसे थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस इनोलेट के साथ में एस्टर ग्रुप ऐड कर देते हैं और एस्टर ग्रुप ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है मेलोनिक एस्टर। अब यहाँ पर इस एस्टर ग्रुप के आने की वजह से जो इनोलेट आयन है वो इसके साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाता है और ये स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्ट नहीं करता और हमें यहाँ पर जो डिजायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो मिल जाते हैं और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हैं हम सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंथेसिस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेलोनिक एस्टर। जब ये मेलोनिक एस्टर बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मेलोनिक एस्टर का इनोलेट। अब ये जो इनोलेट है ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ में और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर हम इसका आगे करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जो कि एसिडिक मीडियम के अंदर होगा और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा।
अब जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो यहाँ से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ये वही कंपाउंड है जो हमने एज अ टारगेट मॉलिक्यूल लिया था हमारे डिस्कनेक्शन करवाते टाइम। तो ये था 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो चलिए अब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर हम करवाएंगे 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जब हम इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल पर 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर ये दो तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो अम्पोलन सिंथोन है इसके रिएजेंट के तौर पर हम लेंगे R2CD या फिर R2CuLi, और इन सिंथोन के जो रिस्पेक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो ये वाले होंगे। तो इन दोनों का यूज हम करेंगे सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो हमने यहाँ पर ये यूज किया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, जिसके अंदर हमने 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाई थी। अब इस सिंथेसिस के अंदर ये जो अम्पोलन सिंथोन है इसकी आपको माइकल एडिशन देखने को मिलेगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। अब ये माइकल एडिशन क्या होता है इसे हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर ये जो अम्पोलन सिंथोन है ये माइकल एडिशन शो करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। इस पर जब हम 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, और इन सिंथोन के जो रिस्पेक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो ये वाले होंगे, और इन दोनों का यूज करके ही हम इसका वापस से सिंथेसिस कर देंगे जो कि आपको इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर हम रिजियोसेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिजियोसेलेक्टिविटी की डेफिनेशन से और समझते हैं कि रिजियोसेलेक्टिविटी क्या होती है। तो इसके लिए आप सपोज करिए कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो आपने केमिकल रिएक्शन करवाई है उसके काफी सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और इन पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आपको एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसा दिखाई देता है जो कि काफी मात्रा में बनता है, यानी कि वो एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है। तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आपको यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट दिखाई देता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसे हम बोलते हैं रिजियो आइसोमर। और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन से पता लग गया कि रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो अब अगर हम बेसिकली बात करें रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब, तो इसका मतलब होता है किसी एक सिंगल फंक्शन ग्रुप का एक स्पेसिफिक पार्ट वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे जिसके बाद में आपको ये जो रिजियो सिलेक्टिविटी है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमारा जो एग्जांपल है वो है रिजियो सिलेक्टिविटी इन माइकल एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन को लेते हुए रिजियो सिलेक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के नाम से आपको पता लग रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर आपको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे रिएक्शन के लिए हम ले रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड होता है इसके अंदर जब आप एडिशन करवाते हो तो आपको यहाँ पर दो तरीके के एडिशन होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद में हमें डिफरेंट तरीके के रिजियो आइसोमर मिलेंगे। तो दो तरीके के एडिशन कौन कौन से हैं, वो है 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन। 1-2 एडिशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन और 1-4 एडिशन को हम बोलते हैं माइकल एडिशन। तो अब हम इन दोनों एडिशन को इस एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन इस एग्जांपल से समझने से पहले हम यहाँ पर एक दो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1-2 एडिशन की जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, तो ये क्या करता है, ये इजिली शो करता है रिवर्स रिएक्शन को, यानी कि यहाँ पर जितना स्टेबल न्यूक्लियोफाइल बनेगा उतना ही ज्यादा रिवर्स, उतना ही चांसेस है कि वो रिएक्शन है वो रिवर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वो कम बनेगी। इसके बाद में हम बात करें अगर 1-4 एडिशन की, तो ये जो 1-4 एडिशन है जिसे हम बोलते हैं माइकल एडिशन, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन के लिए याद रखने हैं। तो हम बात कर रहे थे इस कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर आपको ये कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एल्कीन ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर डायरेक्ट एडिशन होता है और माइकल एडिशन होता है तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके के रिजियो आइसोमर देखने को मिलते हैं। इस कंपाउंड को लेकर हम सबसे पहले करवाते हैं इसका 1-2 एडिशन, यानी कि डायरेक्ट एडिशन। जब हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन करवाएंगे तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कार्बोनिल ग्रुप पर हो रही है।
लेकिन जब हम इस कंपाउंड का 1,4 एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी वो इस एल्कीन ग्रुप पर देखने को मिलेगी, और 1,4 एडिशन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा वो इस पोजीशन पर करेगा और हमें देगा माइकल अडक्ट। तो आपने देखा कि सेम ही कंपाउंड का जब हम 1,2 एडिशन करवाते हैं और 1,4 एडिशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर लेता है कि जाकर उसी पर ही अटैक करेगा। 1,2 एडिशन के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप पर एडिशन शो करेगा और 1,4 एडिशन के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एल्कीन पर एडिशन शो करेगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, एक तरीके से रीजन को सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर जाकर ऐड हो जाता है और हमें डिफरेंट तरीके के रीजोआइसोमर देखने को मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो तरीके से एडिशन देखे जो कि है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। यहाँ पर 1,2 एडिशन को हम डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो 1,4 एडिशन है उसे एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है जिसे हम बोलते हैं माइकल एडिशन। अब हम इस माइकल एडिशन के कुछ जनरल फीचर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि माइकल एडिशन के अंदर कौन कौन से जनरल फीचर होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइकल एडिशन के जनरल फीचर्स की। माइकल एडिशन जनरल फीचर के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, वो बोलता है कि जो माइकल प्रोडक्ट होता है वो एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मोर स्टेबल कार्बोनिल बॉन्ड है वो प्रिजर्व रहेगा जबकि जो वीक एल्कीन बॉन्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर जो कार्बोनिल साइट होती है वो ज्यादा पोलर होती है जिसे हम हार्ड साइट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा जिसे हम हार्ड रिएजेंट बोलते हैं वो जाकर इस साइट पर इजिली अटैक करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एल्कीन साइट की तो यहाँ पर जो एल्कीन साइट होगी वो लेस पोलर होगी जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइट, और यहाँ पर जो वीक बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा जिसे हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं वो जाकर इस एल्कीन पर अटैक करेगा। तो इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है यानी कि कार्बोनिल साइट दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको एल्कीन साइट दिखाई दे रही है। अब ये जो कार्बोनिल साइट होती है ये मोर पोलर साइट होती है जिसे हम हार्ड साइट भी बोलते हैं, और ये जो हार्ड साइट है वो प्रेफर की जाती है हार्ड रिएजेंट के द्वारा, यानी कि जो हार्ड रिएजेंट होगा वो डायरेक्टली इस पर आकर अटैक करेगा। वहीं अगर हम बात करें लेस पोलर साइट की तो ये जो एल्कीन वाली साइट होती है ये लेस पोलर साइट होती है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइट, और ये जो एल्कीन साइट है ये प्रेफर करती है माइकल रिएक्शन को जो कि सॉफ्ट रिएजेंट के द्वारा शो किए जाते हैं। यहाँ पर आपको पता लगा कि जो हार्ड रिएजेंट होंगे वो रिएक्शन शो करेंगे इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और जो सॉफ्ट रिएजेंट होंगे वो रिएक्शन शो करेंगे इस लेस पोलर साइट यानी कि इस एल्कीन ग्रुप पर। अब हम इन हार्ड और सॉफ्ट रिएजेंट के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि जब हम इन्हें रिएक्शंस के अंदर देखें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा रिएजेंट जाकर कौन से साइट पर अटैक करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स की। आपको यहाँ पर दो तरीके के रिएजेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि है सॉफ्ट रिएजेंट और दूसरा है हार्ड रिएजेंट। सॉफ्ट रिएजेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा R2CuLi जिसे हम गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं जो कि एक सॉफ्ट रिएजेंट होता है। इसके बाद में जो कैटालिटिक रिडक्शन के लिए रिएजेंट यूज होते हैं उसे भी हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। जैसे कि जब हमें हाइड्रोजनेशन करवाना हो तो हम यहाँ पर कुछ मेटल्स लेते हैं जैसे कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये जो कैटालिटिक रिडक्शन के लिए रिएजेंट यूज होते हैं उन्हें भी हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अमाइन। तो ये जो अमाइन होता है ये भी सॉफ्ट रिएजेंट के अंदर काउंट होता है। अब हम बात करते हैं हार्ड रिएजेंट की। तो हार्ड रिएजेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एनाजाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सभी रिएजेंट होते हैं, ये सभी हार्ड रिएजेंट होते हैं और जाकर हार्ड साइट यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है रिजियो सिलेक्टिविटी की, उसके एग्जांपल देखे, हमने हार्ड सॉफ्ट रिएजेंट के बारे में समझा, हमने माइकल एडिशन को डिस्कस किया। तो इन सभी बातों का कंक्लूजन अगर हम निकाले तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होते हैं और एसिड क्लोराइड होते हैं वो डायरेक्ट एडिशन शो करते हैं, जबकि कीटोन और एस्टर है वो माइकल एडिशन शो करते हैं। तो अभी हम इनका एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन और माइकल एडिशन शो की जा रही है इन डिफरेंट कंपाउंड्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा कंपाउंड आता है वो आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और हमें पता है जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है डायरेक्ट एडिशन शो करता है, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 1,2 एडिशन। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 एडिशन जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है उसके अंदर हम इस तरीके का कंपाउंड लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और यहाँ पर जो हमने एल्किल ग्रुप लिया है वो बल्कि है।
जिसके बाद में जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है जो एस्टर होता है वो 1,4 एडिशन रिएक्शन शो करता है, जिसके बाद में आपको ये जो ब्यूटिल ग्रुप है उसका एडिशन इस साइड पर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर भी हमने यहाँ पर लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर आपको एक ग्रुप एस्टर देखने को मिलेगा और दूसरा ग्रुप आपको एल्कीन देखने को मिलेगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, जो कि क्या है, जो कि एक हार्ड रिएजेंट है, और आपको पता है जो हार्ड रिएजेंट होता है वो कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर अटैक करता है। तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से क्या होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन वहीं अगर हम इस कंपाउंड का कैटालाइटिक रिडक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कैटालाइटिक रिडक्शन के जो रिएजेंट होते हैं वो सॉफ्ट रिएजेंट होते हैं, यानी कि ये रिएजेंट जाकर अटैक करेंगे इस डबल बॉन्ड पर। तो डबल बॉन्ड पर जब आपको हाइड्रोजनेशन देखने को मिलेगा तो जो हाइड्रोजन है वो जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपको सेम कंपाउंड के डिफरेंट रिएजेंट के प्रेजेंस के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर फिर से लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हम दो तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। एक बार हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हार्ड रिएजेंट के साथ में और एक बार रिएक्शन करवाएंगे हम सॉफ्ट रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है ये कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड। अब पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हार्ड रिएजेंट के साथ में, जो कि है हमारा सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है जो हार्ड रिएजेंट होता है वो हार्ड साइड पर जाकर अटैक करेगा, और यहाँ पर हार्ड साइड है ये कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर ये अटैक करेगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो दूसरा रिएजेंट है जो कि एक सॉफ्ट रिएजेंट है, जिसे हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, ये गिलमान रिएजेंट जाकर इस एल्कीन पर अटैक करता है और आपको यहाँ पर रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको पता है ये सॉफ्ट रिएजेंट है और जाकर सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी तो जो एल्किल ग्रुप है वो आपको इस साइड पर अटैच होता हुआ दिखाई देगा, जबकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपको एज इट इज दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हार्ड साइड है और हार्ड साइड पर ये जो सॉफ्ट रिएजेंट है वो जाकर अटैक नहीं करेगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल रिएजियो सिलेक्टिविटी के। हम बात कर रहे थे वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, और उसी के अंदर हम इस एल्कीन सिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिफरेंट तरीके के एल्कीन सिंथेसिस के मेथड देखेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे, साथ में इसका सिंथेसिस देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है एल्कीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर हम एल्कीन का सिंथेसिस काफी अलग अलग तरीके के मेथड से कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला मेथड आता है, वो आता है बाय एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर हम अल्कोहल के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन करवाकर भी एल्कीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम एल्कीन या फिर ओलिफिन का सिंथेसिस कर सकते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाकर, यानी कि हम यहाँ पर अल्कोहल का जब एसिडिक मीडियम के अंदर डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें वहाँ पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन के लिए यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर लिया है एक कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलेगा। अब हमें इस पर्टिकुलर अल्कोहल का करवाना है डिहाइड्रेशन, और वो भी एसिडिक कंडीशन के अंदर। तो जब हम इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ से आपको 1 मोल वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एल्कीन, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हमने एल्कीन का सिंथेसिस किया। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा मेथड आता है वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की, जो कि हमें एल्कीन देती है, और ये जो एल्किल हैलाइड है इसे हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे समझने के लिए आप ये केमिकल रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये एपॉक्साइड रिंग है जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होगी तो आपको ये अल्कोहलिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस अल्कोहलिक कंपाउंड को ट्रीट करेंगे हम PbR3 के साथ में, या फिर आप इसके लिए जो रिएजेंट लोगे वो है PPH3 प्लस CbR4। तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये जो अल्कोहल है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड देखने को मिलेगा। अब ये जो एल्किल हैलाइड है इसके अंदर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इसकी रिएक्शन अब हम करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो जब हम इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद में आपको इस तरीके का जो एल्कीन है वो देखने को मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा सेकंड मेथड जिससे हमने एल्कीन का सिंथेसिस करवाया, जो कि था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगला जो हमारा मेथड आता है उसे हम बोलते हैं डिहैलोजिनेशन। तो डिहैलोजिनेशन के लिए हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर आपको दो जगह X दिखाई दे रहे होंगे। ये जो X है ये रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजेंस को, जो कि क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो इस X की जगह आप कोई भी हैलोजन का यूज कर सकते हो। तो ये जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जब हम इसका डिहैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलेगी एल्कीन। अब ये जो डिहैलोजिनेशन होता है इसके लिए अलग अलग रिएजेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि
I2 और एसीटोन के प्रेजेंस के अंदर हम इसका डिहैलोजिनेशन करवा सकते हैं। इसके लिए हम Ki या अल्कोहल ले सकते हैं या फिर अलग अलग जो मेटल है उनकी भी प्रेजेंस के अंदर हम डिहैलोजिनेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एल्कीन। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, जो कि है फोर्थ मेथड। एल्कीन सिंथेसिस का जो फोर्थ मेथड है उसे हम बोलेंगे विटिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हम विटिक रिएक्शन परफॉर्म करवाकर एल्कीन का सिंथेसिस करेंगे। अब ये विटिक रिएक्शन क्या होती है? तो ये एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन होती है फॉस्फोरस हैलाइड की, जो हमें देता है एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। और ये मेथड तब यूज किया जाता है जब हमें किसी डिजायर्ड पोजीशन पर एल्कीन का सिंथेसिस करवाना होता है। तो जब भी हमें डिजायर्ड पोजीशन पर एल्कीन का सिंथेसिस करवाना होगा तो हम वहां पर विटिक मेथड का यूज करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो फॉस्फोरस हैलाइड है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके की एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर ये हैलाइड मोर स्टेबल होगा तो आपको वहां पर ई एल्कीन देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये हैलाइड लेस स्टेबल होगा तो वहां पर आपको जी एल्कीन देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी विटिक रिएक्शन। अब हम इस विटिक रिएक्शन को एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो विटिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हमने यहाँ पर कीटोनिक कंपाउंड लिया है, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है PPH3 और CH2 के द्वारा। तो ये है हमारा विटिक रिएजेंट, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी विटिक रिएक्शन। अब इस विटिक रिएक्शन के अंदर जो हमारा ये विटिक रिएजेंट है इसकी भी प्रिपरेशन देख लेते हैं और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम विटिक रिएजेंट का प्रिपरेशन देखेंगे, देन उसके बाद में हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ विटिक रिएजेंट। तो यहाँ पर विटिक रिएजेंट का जो प्रिपरेशन होगा वो शुरू होगा एल्किल हैलाइड से। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है उसके अंदर क्या होगा, ये Br है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो PPH3 है ये जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो आपको फाइनली विटिक रिएजेंट देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। तो इस तरीके से हम विटिक रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये बात हुई विटिक रिएजेंट के प्रिपरेशन की। तो इससे पहले हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी जिसे हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हमने एल्कीन का सिंथेसिस किया था। अब हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दोनों कंपाउंड मिलकर एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के लिए हमने यहाँ पर लिया कार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर आपको पता है ये जो विटिक रिएजेंट होता है इसके अंदर जो CH होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर PPH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाकर बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ में, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और ये है हमारा इंटरमीडिएट, जिसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम बोलते हैं बिटेन। ये बिटेन होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, जो कि आपको विटिक रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो PPH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में भी आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। देन उसके बाद में ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा PH3P डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमारी विटिक रिएक्शन होती है और ये है उस विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमने एल्कीन का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पर हमने एल्कीन का तो फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अगर हमें एल्कीन का डिस्कनेक्शन करवाना हो तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे, तो इसके लिए भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। अब जब हम इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो हम इसको दो तरीके से डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है पाथ A और यहाँ पर है पाथ B। यहाँ पर पाथ A के अंदर भी हम विटिक रिएक्शन अप्लाई करेंगे और पाथ B के अंदर भी विटिक रिएक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पाथ A की तो यहाँ पर बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन, वहीं पाथ B के अंदर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो पाथ A होता है वो ज्यादा इजी होता है पाथ B के कंपैरिजन में, क्योंकि पाथ A के अंदर बनता है साइक्लोहेक्सेनोन और पाथ B के अंदर बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेनोन होता है वो हैंडल करने में इजी रहता है, इसीलिए हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर पाथ A। तो यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे पाथ A के थ्रू, जहाँ पर हमारा बन रहा है साइक्लोहेक्सेनोन। तो अब यहाँ पर आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। जब आप इस कंपाउंड के सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एल्किल हैलाइड
और साथ में आपको देखने को मिलेगा PPH3। तो ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिनका हम यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो अब हम यहाँ पर पार्ट ए से किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड यानी कि हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस करते हैं, अब हम वो प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिएक्शन परफॉर्म होगी वो ये वाली होगी। इस रिएक्शन के अंदर हमने शुरू में लिया है एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो Br है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो PPH3 है ये जाकर इस CH3 के साथ में अटैच हो जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब हम इसको ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। अब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में, और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर एसिटिलीन के क्या क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पर आपको एसिटिलीन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और इन 2 कार्बन के बीच के अंदर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन भी अटैच है। और इस एसिटिलीन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम बोलते हैं एल्काइन। तो ये है एल्काइन की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये जो एसिटिलीन है ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसी वजह से हम इसे एक गुड स्टार्टिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से अवेलेबल है। तो इसी वजह से हम एसिटिलीन को बोलेंगे कि ये एक रेडिली अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि एक अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम इस एसिटिलीन को ट्रीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जैसे कि सोडामाइड, या फिर हम जब इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका एसिडिक प्रोटोन होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है एनाइन के अंदर। तो जब एसिटिलीन की रिएक्शन किसी बेस से होती है तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो जो वो बेस होगा वो इसका एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा इसका एनाइन। तो अब हम इस पॉइंट को एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है एसिटिलीन। जब हम इस एसिटिलीन की रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडामाइड, जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ में करवाते हैं, ये सोडामाइड क्या करता है, इसका जो एसिडिक प्रोटोन है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा एनाइन के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से अपनी ये एनाइनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो भी यहाँ पर क्या होगा, ये जो एसिडिक प्रोटोन है ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो कार्बन आयन बना है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये 2 तरीके की रिएक्शन शो करता है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम इन दोनों रिएक्शन के एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एसिटिलीन का एनायन था, या फिर इसे हम कार्बन आयन भी बोल सकते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट से करवाते हैं तो आपको वहां पर 2 तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस एल्किल हैलाइड के साथ में। जब हम इस कार्बन आयन की रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ये जो एसिटिलीन का कार्बन आयन है ये आकर इस पर अटैच हो जाता है और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो इपोक्साइड रिंग है ये रिप्लेस हो जाती है इस कार्बन आयन के साथ में और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही एग्जांपल थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अगला जो हमारा एग्जांपल होगा वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। यहाँ पर हमने एसिटिलीन लिया है जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कीटोनिक ग्रुप के साथ में। यहाँ पर जब हम इस कीटोन के साथ में इस एसिटिलीन की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये बात हो जाती है एसिटिलीन के कार्बन आयन की। अब हम इस एसिटिलीन का रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए आपको ये वाला एग्जांपल देखना होगा। यहाँ पर ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब हम इसका 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है एनायनिक सिंथोन और यहाँ पर है कैटायनिक सिंथोन। अब इन सिंथोन को हमने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। अब यहाँ पर ये 2 आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। अब वापस से जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करवाएंगे वहां पर ये जो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एक्ट करेंगे एज ए रिएक्टेंट। तो अब हम इसका सिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो इसके सिंथेसिस की शुरुआत होती है एसिटिलीन से। जब इस एसिटिलीन को ट्रीट करवाया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है सोडामाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडामाइड इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये कार्बन आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये कार्बन आयन वाली जो स्पीसीज है ये क्या करेगी, ये कीटोनिक फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगी और आपको देखने को मिलेगा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन के अंदर एसिटिलीन का यूज किया है हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का वापस से फॉर्मेशन करने में।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहाँ पर एसिटिलीन का यूज हम कर सकते हैं एल्कीन के सिंथेसिस के लिए भी। हम यहाँ पर एल्कीन का सिंथेसिस कर सकते हैं एसिटिलीन की हेल्प से। लेकिन अगर ये एसिटिलीन या फिर हम बोल सकते हैं जो एल्काइन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो हमें वहां पर दो तरीके से एल्कीन देखने को मिलेगी। एक होगी सिस एल्कीन और दूसरी होगी ट्रांस एल्कीन। इस बात को हम इन एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं एसिटिलीन, जो कि एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है। अब यहाँ पर इस एसिटिलीन की रिएक्शन करवाएंगे हम दो डिफरेंट रिएजेंट के साथ में। पहली जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर हम लेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। इसे हम PdCaCO3 और पिनोलिन से इंडिकेट करते हैं, या फिर हम ले सकते हैं PdBaSO4 और साथ में इसे हम रोजनमुंड कैटलिस्ट भी बोलते हैं। जब हम इनके प्रेजेंस के अंदर इस एसिटिलीन को ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी सिस एल्कीन। लेकिन अगर हम इस एसिटिलीन को ट्रीट करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ट्रांस एल्कीन। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हो कि किस तरीके से एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन जब हम डिफरेंट रिएजेंट के साथ में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें डिफरेंट तरीके से सिस और ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है हमारा कंपाउंड और इस कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। अब इस डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करके। तो जैसे हम यहाँ पर FGI अप्लाई करते हैं हमें यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड के अंदर होगा 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके के दो सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब ये जो दो सिंथोन है ये अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इनका यूज होगा सिंथेसिस के अंदर। तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के डिस्कनेक्शन के सिंथेसिस की, तो इसका सिंथेसिस शुरू होगा एसिटिलीन से। एसिटिलीन के साथ में हमने रिएक्ट करवाया है सोडा अमाइड को। यहाँ से सोडा अमाइड क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो हमारा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो था ये फॉर्मेल्डिहाइड, और वो भी 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के, यानी कि हमें इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जिसके अंदर पहला फॉर्मेल्डिहाइड का जो मोल आएगा उसके अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस के अंदर बॉन्ड बना लेंगे और आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब फिर से ये कंपाउंड क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा सोडा अमाइड के साथ में, और सोडा अमाइड के साथ में रिएक्ट करने पर क्या होगा, अब की बार ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा इस सोडा अमाइड के द्वारा, और हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब फिर से यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए अब हमारा दूसरा जो फॉर्मेल्डिहाइड का मोल था वो यहाँ पर आएगा और इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और इस रिएक्शन के अंदर फाइनली हम यूज करेंगे रोजनमुंड कैटलिस्ट, जिसके बाद में आपको यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर एसिटिलीन का यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम किस तरीके से एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रो कंपाउंड की, तो यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड इजीली कन्वर्ट हो सकता है दो फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। और वो जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो है अमाइन और कीटोन। तो यहाँ पर है हमारे पास एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप, और इस नाइट्रो ग्रुप को जब हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये रिडक्शन करता है और ये चेंज हो जाता है अमाइन ग्रुप के अंदर। तो इस तरीके से हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इस एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं TiCl3 के साथ में, या फिर आप बोल सकते हो जब हम इसकी नेफ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप है वो दो मेन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक है अमाइन ग्रुप और दूसरा है कीटोन ग्रुप। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये बोलता है कि ये जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो इजिली इनोलाइज्ड हो सकते हैं। ये जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये हाईली एसिडिक होते हैं, तो इनका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है बेस के द्वारा, और ये बनाते हैं एनायन। और यहाँ पर जो एनायन का फॉर्मेशन होता है बाद में वो स्टेबलाइज हो जाता है नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। अब इसे समझने के लिए हम ये रिएक्शन देख, इसके अंदर हमारे पास है नाइट्रोमीथेन। यहाँ पर आपको एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप देखने को मिल रहा है और ये है मीथेन, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। जब हम इस नाइट्रोमीथेन को ट्रीट करते हैं बेस के साथ में, तो ये बेस यहाँ से एक एसिडिक प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो नाइट्रो ग्रुप है वो एनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं।
इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है, यहाँ पर जो नाइट्रोमीथेन और जो 2 नाइट्रोप्रोपेन होते हैं वो काफ़ी ईज़िली अवेलेबल होने वाले कंपाउंड होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोमीथेन की, तो वो क्या करता है, वो बेसिक कंडीशन के अंदर ईज़िली एनायन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो एनायन होता है ये बाद में क्या हो सकता है, ये एल्काइलेटेड हो सकता है इसकी अल्फा पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन के अंदर हम इसका एल्काइलेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद में हमें दूसरा नाइट्रो कंपाउंड देखने को मिलता है। अब जो हमें ये दूसरा नाइट्रो कंपाउंड देखने को मिला है, अगर वो प्रोडक्ट रिड्यूस होगा 1 डिग्री अमाइन के अंदर, तो हमने वो अभी एनायन देखे थे, वहां पर जो सेकंड वाला एनायन है वो एज ए रिएजेंट यूज होगा इस वाले सिंथोन के लिए। अब ये जो अमीनो ग्रुप है वो क्या होता है, एल्काइलेशन के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होता, वो उस टाइम पर हिडन होता है। इस बात को हम इस रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया है नाइट्रोमीथेन, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको अदर नाइट्रो कंपाउंड, जो कि एज अ प्रोडक्ट है। अब अगर ये प्रोडक्ट रिड्यूस होगा 1 डिग्री अमाइन के अंदर, तो आप इस 1 डिग्री अमाइन के सिंथोन के लिए जो रिएजेंट यूज करोगे वो सेकंड वाला रिएजेंट यूज करोगे, जो कि अभी हमने देखा था। तो ये वाली जो अप्रोच है ये काफी यूजफुल रहती है जब हमें टर्शियरी एल्किल ग्रुप से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करना हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अब अगले पॉइंट के अंदर हम इस नाइट्रो ग्रुप का डिस्कनेक्शन देखने वाले हैं। इसके लिए हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल, और इस टारगेट मॉलिक्यूल पर जब हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर रिडक्शन होते हुए दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा NO2 ग्रुप के अंदर। जब हम इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। और इन सिंथोन के जो इनके रिस्पेक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि हमें यूज होंगे इसके सिंथेसिस के दौरान। तो ये था एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप के डिस्कनेक्शन का। तो अब अगर हमें इस टारगेट मॉलिक्यूल को फिर से सिंथेसिस करवाना हो, तो इसके लिए हमें उसके सिंथेसिस प्रोसेस देखनी पड़ेगी। तो इसकी सिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको पता है, हमने यहाँ पर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन किया था उन्हीं को यहाँ पर लेंगे एज अ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमने लिया है एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ में। हम इसके साथ में बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर इस पर आएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस बेस ने क्या किया, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन था इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज की रिएक्शन करवाएंगे इस वाले कंपाउंड के साथ में, जो कि हमारा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था। इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके अंदर आपको NO2 ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। फिर यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन करने के बाद में ये हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था नाइट्रो ग्रुप का डिस्कनेक्शन और उसका सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड है वो डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर एज ए डाइनोफाइल एक्ट करते हैं, जिसके लिए आपको ये वाली रिएक्शन देखनी पड़ेगी। यहाँ पर है ये डाइइन और यहाँ पर है ये डाइनोफाइल। और इस डाइनोफाइल के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड एज अ डाइनोफाइल। जब हम यहाँ पर डिल्स एल्डर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर डिल्स एल्डर एडेट्स देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अब जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप है ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है NH2 ग्रुप के अंदर, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सिलामाइन। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड की हेल्प से डिल्स एल्डर रिएक्शन परफॉर्म करवाते हुए साइक्लोहेक्सिलामाइन का फॉर्मेशन किया। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो कहता है कि जो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो सकता है कीटोन के अंदर, जब हम वहां पर TiCl3 कैटलिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है, तो इसका हम रेट्रोसिंथेसिस भी देखेंगे और सिंथेसिस भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेट्रोसिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसका डिस्कनेक्शन। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्जुगेटेड इनोन और इस कॉन्जुगेटेड इनोन पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो यहाँ पर ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा NO2 ग्रुप के अंदर। अब ये जो NO2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है इसका हम करवाएंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन के बाद में आपको यहाँ पर डाइन और डाइनोफाइल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डाइनोफाइल है ये आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा कॉन्जुगेटेड इनोन का रेट्रोसिंथेसिस। अब अगर हमें इन दोनों से कॉन्जुगेटेड इनोन का वापस से फॉर्मेशन कराना होगा तो इसके लिए हम करेंगे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लेंगे डाइन और डाइनोफाइल, और ये जो डाइनोफाइल होगा वो ट्रांसफॉर्म में होगा और इन दोनों की हम करवाएंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन, जिसके अंदर आपको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है इसके आगे हम करवाएंगे TiCl3 की प्रेजेंस के अंदर नेफ रिएक्शन। जैसे हम इसकी नेफ रिएक्शन करवाते हैं ये जो NO2 ग्रुप है ये चेंज हो जाता है कीटोन ग्रुप के अंदर, जिसका कंपाउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने NO2 ग्रुप को कन्वर्ट किया है कीटोन ग्रुप के अंदर नेफ रिएक्शन की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने नाइट्रो ग्रुप के डिफरेंट यूजेस देखे और इस नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किया अमाइन और कीटोन ग्रुप के अंदर।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।